ब्रिजेश सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, चूंकि देखिए जो कुटुंब एक परिणति है कुटुंब की, उसमें आप अगर देखिए कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के जो जिनको अपराधी या माफिया कहा जाता था, उन माफियाओं को संरक्षित करने और संरक्षण के प्रारूप में लाने का पूरा जो एक प्रारूप है वो भाजपा ने जिस तरह से तैयार करते हुए सुरक्षा तक देने का कार्य किया, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा विकल्प है पूरे देश के सामने, जुडिशियल सिस्टम के सामने, कि किस तरह उत्तर प्रदेश में जो 20, 30, 35 एफआईआर जिनके ऊपर दर्ज है वो बाइज्जत बरी भी होते हैं, समाज में घूमते भी हैं, वो अपने रसूख का प्रयोग भी करते हैं। कोडीन के प्रकरण में आपने देखा, अंसल के प्रकरण में देखा, अपने जमीन कब्जा, सरकारी रोड कब्जा करने के मामले में, और उनको बाकायदा सुरक्षा भी दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अपवाद है। उत्तर प्रदेश वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक रूप से मानसिक विकलांगता की श्रेणी में आता है, जहां पे कि अपाहिजों को बैसाखी देने की बजाय बैसाखी उन अपराधियों को दी जाती है जो कानून व्यवस्था का खुला माहौल उड़ाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, अपराधी की बात आई। आज संघ प्रमुख संगावत के साथ एक मंच साझा किया अभिषेक वर्मा ने। मुझे लगता है आपके ही समय की ये बात है, अभिषेक वर्मा का नाम अगर आपने सुना हो। अभिषेक वर्मा हथियारों का दलाल है भाई। जी 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 जी, 2006 का जो, राइट राइट राइट। आज सोचिए 2012 में भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पत्नी के साथ गिरफ्तारी होती है, तिहाड़ गए थे। अक्टूबर 16 में जमानत पे बाहर आते हैं, अप्रैल 17 में उन्हें आरोपों से बरी किया जाता है। मनमोहन सरकार के समय जो जेल जाता है, मोदी सरकार में बेल ही नहीं मिलती, उसको एकदम निष्पक्ष वॉशिंग मशीन से क्लीन अप कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज वही भाजपा जो इनके विरुद्ध, वही संघ जो विरुद्ध बयानबाजी कर रहा था, आज देखिए मंच साझा किया जा रहा है। तो इस सरकार में अपराधी किसे कहते हैं, ये पहले तो इस बात पे अब और एक विस्तृत चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अपराधी किसे कहा जाए आज के समय में, और कौन आपराधिक मनोवृत्ति से प्रेरित है, कौन वास्तव में अपराधी है, ये सब चीजें तो अब मुझे लगता है चर्चा का विषय हो गई हैं। पहले ये तो तय कर लें कि आलोक पाठक अपराधी हैं, विवेक पांडे अपराधी हैं, कि ब्रिजेश सिंह अपराधी हैं, या धनंजय सिंह अपराधी, कौन अपराधी माना जाएगा? अपराधी किसे कहते हैं? अब देखिए, आदरणीय अखिलेश जी को हम एक बात डंके की चोट पे कहते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ जी की बात करिए, चाहे अमित शाह जी की बात करिए, चाहे मोदी की बात करिए, चाहे जितने बड़े नेता भाजपा के हैं, इनके राजनीति में मुख्य धारा में आने के बाद अपराधियों को संरक्षण मिला। भाजपा में भी जम के अपराधी डाले गए। अयोध्या में देखिए, अभी एक हिस्ट्री शीटर को शायद पदाधिकारी बना दिया वहां का। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान जब से संभाली है, मॉडर्न पॉलिटिक्स में, आधुनिक एरा में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने खत्म करने की दिशा में सबसे ज्यादा काम किया। पार्टी से उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट काट करके बाहर दिखाने का रास्ता, बाहर भेजने का रास्ता प्रशस्त किया। और इसी साफ और शुद्ध छवि के कारण आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातों से, परछाई से भी, योगी आदित्यनाथ जी की बात करिए, चाहे भाजपा के लोग की बात करिए, कैडर की बात करिए, वो लोग डरते हैं, क्योंकि बिना अपराधियों के ये चल नहीं सकते। और अखिलेश जी ने इस परिणति को सार्थक कर दिखाया, उन्होंने अपराधियों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। मैं आपको इसमें रोकूंगा क्योंकि बड़े गंभीर आरोप आपकी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने लगाया है। नहीं, पूजा पाल जी देखिए जिस अवसरवादिता में खेल रही हैं, और पूजा पाल जी का जो स्पष्ट है मामला, चूंकि कुछ सूत्रों के माध्यम से बात यह आ रही है कि पूजा पाल जी की भी उनके पति की हत्या में कुछ ना कुछ रोल आउट का मामला आ रहा है, चूंकि वो अखिलेश जी थोड़ा, जब आप वो आरोप लगा रहे हैं तो आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे सर। देखिए, अखिलेश जी थोड़ा भावनात्मक व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं। चूंकि पूजा पाल जी जब रोते हुए उनके सामने पहुंची और उन्होंने जब अपनी बात को रखा, तो अखिलेश जी थोड़ा सा, चूंकि मानवीय संवेदना के आधार पर उन्होंने उनको मौका दिया। और पूजा पाल जी की अगर हैसियत है तो मैं कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के विधायकी से इस्तीफा दे करके कर ले बयानबाजी। देखिए भाजपा कितना उनको मौका देती है। वो तभी तक है जब तक उनको समाजवादी पार्टी का उनके ऊपर टैग लगा। भाजपा तो उनको सीने पर, कंधे बैठा घूम रही है भाई, क्योंकि वो बयान दे रही है, वो भाजपा का इतिहास रहा है इस्तेमाल करके फेंकने का। अतीक अहमद जो है वो अखिलेश यादव का फाइनेंसर है, वो इस तरह के बयान दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा टीएसएल के लोग उसको चला रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें स्पष्ट मैं कर दूं फिर आपके सामने, चूंकि ये बात बार बार आ रही है। और पूजा पाल जी ने ये बयान देकर के चूंकि भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करने के लिए एक लकीर खोल दी है, लकीर खींच दी है, जिसमें कि अगर हम जवाब ना दें तो डेफिनेटली पूजा पाल जी के बयानों से हम आरोपित माने जाएंगे। लेकिन जब हम बयान देंगे तो सरकार को कचोटेगा, और सरकार को इतना कचोटेगा कि सरकार की, मुझे लगता है सरकार फेस नहीं कर पाएगी। क्योंकि पूजा पाल जी ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर था। कहने में कोई गुरेज नहीं, कहने में कोई कुछ कह दे,
आपको याद होगा अतीक अहमद की बहन ने 5 करोड़ के आरोप लगाए थे नंद गोपाल नंदी के ऊपर। 5 अच्छा, करोड़ ये रुपए कौन, नंद गोपाल, ये कौन से नंद प्रेस गोपाल कॉन्फ्रेंस की नंदी थी, है? मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरे किस नंद गोपाल नंदी की बात कर रहे हैं आप, ये भी तो बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर प्रयागराज, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। अच्छा अच्छा। आपको याद होगा कि अतीक अहमद की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रयागराज में। उन्होंने खुले आरोप लगाए थे कि 5 करोड़ रुपए नंदगोपाल नंदी ने लिए थे। देखिए, ये तो आरोप लगाया, लेकिन 5 करोड़ रुपए कैसे दिए गए थे, कैश दिए गए मेरी थे, बात आ चेक जाए, दिए गए थे? नहीं मेरी इसका बात आ कोई जाए, सबूत नहीं चेक है कहाँ ना। चलता है सर? अरे सर, कहाँ माफिया से कोई पैसा चेक से लेता है क्या? ये तो राजनीतिक लोग हैं और ये लोग तो जानते हैं आप किस तरह से काम करते हैं। और चूंकि उसके बाद तो अब आप मामले की बात, तो आप ये मानते हैं कि अतीक अहमद माफिया है? हाँ, आपने बोला ना बिल्कुल कि मानते हैं, माफिया क्यों नहीं से मानेंगे? जिसके जिसके मा, ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो हम्म, जिसकी बाकायदा प्रमाण है, उसको माफिया हम्म। क्यों नहीं कहा जाएगा? और एक बात समझिए, अतीक अच्छा, तो अहमद का नाम एक मिनट पार्टी सुनिए, अपनी, अतीक अहमद एक मारा गया। ठीक, वो जो नहीं हत्या परिस्थितियां हुई, थी वो, मारा नहीं अच्छा गया, मान हत्या हुई, ली, हत्या हुई, हाँ हत्या शब्द का इस्तेमाल यूट्यूब करने से थोड़ा मना करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी बेरहमी ठीक से है, जान ली। हाँ न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है। अब उस पे सवाल क्यों खड़ा कर रही है भाई? भाई एक अपराधी था, अपराधी को मार दिया, जो जो ठीक, अपराधी थे तीनों पकड़ लिए गए। इसमें साजिश का एंगल समाजवादी पार्टी क्या ढूंढ रही है, लोग कह रहे हैं। वो तीनों कौन थे, क्यों मारा, क्यों ये कृत्य किया गया, किसने करवाया, इस पर आज तक ये सरकार चर्चा नहीं करती। बात अरे समझिएगा। भाई, भाई इसका सच लवलेश भी तिवारी, इसका सच भी इसका सच जिन भी तीन सामने आना लोग, बहुत जरूरी। मेरी बात बताइए, जिन 3 लोगों ने गोलियां चलाई सब के सब गिरफ्तार हो गए, अब कौन सा बचा खेल? नहीं सर, देखिए, वो अनभिज्ञ लोग होंगे या वो बहुत ही भावनाओं में बहने वाले होंगे जो भाजपा के षड्यंत्र की राजनीति नहीं समझते। जिस प्रकार से उस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया और उसके बाद वो सरेंडर करके खड़े होके नारे लगाने लगे, ये सब देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा विषय ये है कि क्या उन तीनों का ट्रायल हुआ। उन तीनों का ट्रायल अगर हो रहा है तो उन तीनों ने किसके कहने पे ये किया? क्योंकि तीनों एक गांव के भी नहीं थे, तीनों एक शहर के भी नहीं थे प्रॉपर, मतलब एक जिले के भी नहीं थे। किसी का इतिहास कुछ था, किसी का इतिहास कुछ था। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे प्रारूप को, षड्यंत्र को रचा गया, मैं तो कह रहा हूं ना कि उन तीनों का भी ट्रायल सार्वजनिक होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है भाई? जहां सरकार के लोग फंसेंगे वहां पे मौन साध लेंगे धीरे से। आपको याद होगा कोर्ट में एक जीवा की हत्या हुई थी। जिस प्रकार से जीवा को न्यूट्रलाइज किया गया था कोर्ट के अंदर, वो लड़का कौन था, उसका जीवा से क्या लेना देना? अचानक वो सो करके एक दिन उठा, उसको जीवा की स्वप्न में उसको फोटो दिखाई दी और उसने कहा कि चलता हूं, मेरा नाम फेमस हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा इससे, और उसने वो कृत्य कर दिया। ये सब कहानियां उनको, उनके लिए ठीक है जो भाजपा के अंधभक्त होंगे। जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो ये सब, इन सब कहानियों को बखूबी जानते हैं कि कैसे जीवा प्रयोजन वाले, होता है। दूसरी बात, जीवा की जिस तरह से जान ली गई, उसके लिए तुम उत्तर प्रदेश पुलिस को दोषी ठहराता हूं कि कोर्ट के अंदर दोनों मामले में, चाहे अतीक और अशरफ है, वो भी पुलिस की सुरक्षा में थे, और सबके सामने उनको गोलियों से नहीं भुना मेरी गया। एक और बात आने दीजिए, मेरी एक बात आने कोर्ट के दीजिए, अंदर चूंकि कैसे पूजा कोई पाल ने, अपराधी नहीं पूजा पाल ने देखिए एक आरोप जो लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, इसमें स्पष्ट स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण आना जरूरी है पार्टी के पक्ष से। क्योंकि जो आरोप लगे हैं, आपको याद होगा योगी जी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह, हम्म, उनकी कंपनी, उसका एमएसबी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, हम्म, अतीक का मोटा पैसा शाइन सिटी उत्तर प्रदेश की जो एक रियल एस्टेट फर्म थी उसमें इन्वेस्ट हुआ था, राशिद नशीम की कंपनी। और राशिद नशीम की कंपनी ने, भव्या हम्म। ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने, मृत्युंजय सिंह की कंपनी एमएसबी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड को ऋण दिया करोड़ों का, करोड़ों का अब ऋण। और अमिताभ ठाकुर जी ने, जो पूर्व आईपीएस थे, उन्होंने दस्तावेजों, ईडी की चार्जशीट में आए विवरणों को आधार बना करके लोकायुक्त में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच चल रही है। उसमें उनके ऊपर आरोप लगा कि पद का दुरुपयोग भी उसमें हुआ, उन्होंने किया। और जो उसमें रजिस्टर्ड एड्रेस है वो उनके सरकारी आवास का है, जो ईमेल है कम्युनिकेशन के लिए वो उनका आधिकारिक ईमेल है। तो अतीक अहमद किसका फाइनेंसर था? ये तो पूजा पाल जी ने एक बड़ी चर्चा का विषय दे ही दिया, मंच खोल ही दिया है, उसके दरवाजे खोल ही दिए। अब चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो सरकार के करीबी हो चाहे विपक्ष के लोग हो। अगर कोई दोषी है तो बिल्कुल उसका भी नाम सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन ये बात भी तो सत्य है कि जहां अतीक का पैसा इन्वेस्ट हो रहा था वहां से सरकार के लोगों को ऋण के नाम पे पैसा लिया जा रहा था, तो क्या ये कमीशन था? क्योंकि ये सुनने मिल रहा है कि फिर राशिद नशीम की एक कंपनी शाइन सिटी की कंसर्न ग्रुप थी, जिसको मोटा काम दिया गया सूचना विभाग से।
तो क्या ये उसके बदले में परसेंटेज तय था जो उसको ऋण बना करके दिखा करके दिया गया? और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के इतने बड़े अधिकारी को केवल राशिद नदीम, जहां अतीक अहमद का पैसा लग रहा था वही कंपनी मिली थी ऋण लेने के लिए। ये तो धन्यवाद दूंगा पूजा पाल जी को कि आपने मंच खोल दिया। इस पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो दौर गया जब आप बैठ करके केवल समाजवादी पार्टी को आरोपित करके आलोचित करके निकल लेंगे। आप, मुझे नहीं पता कि पहले कौन क्या डिफेंस आप करता तो था, एक लेकिन अब नई बात जो कर रहे हैं। तथ्य आप हैं कहना, तथ्य सामने आए हैं आप कहना और क्या तथ्यों के चाह रहे आधार हैं पर। कि आप किसको कहना चाह रहे हैं, किसको अतीक अहमद फाइनेंस किया करता था? अतीक अहमद का पैसा अगर शाइन सिटी में लग रहा था तो, और वो शाइन सिटी अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेवल पे कर रही थी, तो वो पैसा अतीक अहमद का ही रोटेट हो रहा था। रोटेशनल पैसा तो अतीक तो अहमद का ही था। किसने, अतीक अहमद ने किसको फाइनेंस किया के जरिए? शाइन मतलब सिटी अतीक को, अहमद राशिद नसीम की कंपनी को मोटा इन्वेस्टमेंट दिया था। और साइंस सिटी ने किसको फाइनेंस किया? शाइन सिटी ने फाइनेंस किया एमएसबी क्रिएशन, भव्या ब्रॉडकास्ट जो कि उसकी एक कंपनी थी, उसके माध्यम से मृत्युंजय कुमार सिंह की, जो कि प्रमोटर के रूप में उनका नाम दर्ज है, सीआईएन नंबर है उनका U7499 UP21 8PTC 105364। ये उनका बाकायदा एमएसबी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड का सीआईएन नंबर है, आरओसी कानपुर में जो रजिस्टर्ड है बाकायदा। और भाव्या ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने, ये ईडी की जांच में है, ये ईडी की जांच में है कि भाव्या ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड उन कंपनियों में से एक है जिसे शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम के करीबी सहयोगी हिमांशु कुमार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। और इसी कंपनी से बाकायदा मोटा पैसा इनकी कंपनी एमएसबी क्रिएशन को ऋण के रूप में दिया गया था। और शायद यही कारण था कि बीच में इनसे इस्तीफा भी लिया गया था। अब वो अलग बात है कि इनका कार्यालय हटाया गया, नहीं हटाया गया, नेम प्लेट हटी नहीं हटी, वो इस्तीफा दिखाने के लिए था। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई? मैं कह रहा हूं कि अतीक अहमद अपराधी था, चलिए मान लेते हैं। यही सरकार थी ना उसके मरने के बाद मौन भी धारण करके उसमें सदन में खड़ी थी, सभी खड़े थे उसके सम्मान में। तो देखिए, सरकार की परिणति कोई तय नहीं है, कोई लक्षित नहीं है। और रही बात जहां ईडी, मैं हमेशा कहता हूं कि कागजों को अमृत तो प्राप्त है। अगर ईडी ने कोई जांच खोल दी है, लोकायुक्त ने कोई जांच खोल दी, कागजों पे कोई चीज आ गई है, तो वो नहीं खत्म हो सकती। उस पर सवाल उठेंगे, उस पर सवाल भी उठेंगे, उस पर जवाबदेही भी बनेगी। और अगर सरकार इनका जवाब नहीं दे रही है तो सीधे सीधे सरकार हिस्सेदार। तब कैसा अतीक अहमद है? अतीक अहमद की मौत को बुला लीजिए मसाले की तरह से, लेकिन हिस्सेदारी तो आप ही लोग की है। नंदगोपाल नंदी की जांच क्यों नहीं हुई? नंदगोपाल नंदी की जांच क्यों नहीं हुई बताइए? अगर मैं कहता हूं कि किसी ने, अरे हर्षद मेहता ने आरोप लगा दिया था कि मैंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को करोड़ों रुपए दिए थे, तो आरोप लगा देने से थोड़ी होता है कोई आरोप लगा देगा। तो आरोप को आप कैसे साबित करेंगे कि वो गलत है? जांच करने के बाद करेंगे कि बिना जांच किए करेंगे? और ये भी आरोप तब लगा जब अतीक अहमद की मतलब सजा हुई थी या उनकी जान चली गई, तो उसके बाद आरोप लगा। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात सामने आनी जरूरी है। अतीक अहमद को जो भी फैसिलिटीज जेल में मिल रही थी वो किसके माध्यम से मिल रही थी? क्यों मिल रही थी भाई? सरकार किसकी थी? क्या ये भुगतान था उसका? सुविधा शुल्क था? ये कौन तय करेगा? आप सरकार में रह करके, आप नहीं सरकार में रह करके अगर जेल में कोई सुख सुविधाएं उठा रहा है, जेल में अगर दरबार लगा रहा है, और उसके बाद आप सरकार में बैठ करके ये कहेंगे कि वो अपराधी था, तो अपराधी था, तो वो अपराधी जेल में नहीं था क्या? जेल में उसका दरबार चल रहा था, अपराधी नहीं था वो? उसके लिए आप विपक्ष को आलोचित करेंगे। व्यवस्थाएं आपकी, संस्थाएं आपकी, अधिकारी आपके, और जिम्मेदारी विपक्ष की हो गई। विपक्ष सरकार चला रहा है क्या? बात तो। और आज शंकराचार्य भगवान के मुद्दे पे ही देख लीजिए, आज शंकराचार्य भगवान के मुद्दे पे देख लीजिए, संघ के एक बड़े इंद्रेश कुमार, जिनके पूर्व में आईएसआई से संबंध भी कहे जाते हैं कि रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि 10 लाख हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण उन्होंने कराया, विवाह कराया मुस्लिम समुदाय में। क्या योगी जी आज इस घटना को योगी जी धर्मांतरण या लव जिहाद की नजर से नहीं देखेंगे? अब क्या इंद्रेश कुमार की जांच करेंगे योगी जी? है हिम्मत? शंकराचार्य, इंद्रेश कुमार ने मंच पे आकर के इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई घटना नहीं थी, और शंकराचार्य भगवान की तरफ से सारी फोटो सार्वजनिक कर दी गई एयरपोर्ट पे मुलाकातों की। तो इंद्रेश कुमार तो यही झूठे साबित हो गए। अरे मुलाकात की बात अलग है, लेकिन बातचीत क्या हुआ इसका प्रमाण कैसे आएगा भाई साहब? मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य भगवान ने एक आरोप लगा दिया। अभी आपने कहा ना आरोप लगा था, अभी आपने कहा ना आरोप कोई भी लगा देता है। सुनिए, अभी आपने कहा आरोप कोई भी लगा देता है। आज शंकराचार्य भगवान ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। एक आरोप आशुतोष ने लगाया था, उस पर तो बड़ा चर्चा किया भाजपा वालों ने। आज शंकराचार्य भगवान ने एक आरोप लगा दिया, कर लीजिए चर्चा, कर लीजिए जांच। है हिम्मत? मात्र संस्था है आरएसएस, हिम्मत है योगी जी की? जो दिवा स्वप्न है सब ध्वस्त हो जाएंगे। आरएसएस लेकर हाथ खींच लेगा तो
इंद्रेश कुमार पे हाथ डालने की हिम्मत है उत्तर प्रदेश प्रशासन की? बताइए। अरे मैं कह रहा हूं जांच ही करा लीजिए, मत डालिए हाथ। अगर शंकराचार्य भगवान यहां गलत साबित हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन क्या जांच करने की हिम्मत है? सवाल यह है कि जांच करने की हिम्मत है? अगर यही आरोप शंकराचार्य जी ने किसी मौलवी पे लगा दिए होते तो बताइए इस समय क्या सरकार सक्रिय होती कि नहीं होती? बताइए। आप तो ज्यादा आरोप तो बड़े गंभीर है, मीडिया में उस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर क्या होती है? आरोपी तो होता है, उस आरोप की सत्यता की पुष्टि तो जांच के बाद आती है ना, सामने चार्जशीट के बाद आती है। लेकिन वो आरोप फर्जी कोई किसी पे लगा दे रहा है, ये तो प्रथा बन गई है। सरकार ने तमाम फर्जी एफआईआर की, ये प्रथा तो सरकार ने ही आगे प्रचलित की है। पत्रकारों पे एफआईआर, बुद्धिजीवियों पे एफआईआर, यूट्यूबर्स पे एफआईआर, जो सवाल पूछे उस पे एफआईआर। मैं तो पूछ रहा हूँ, आज इंद्रेश कुमार पे हाथ डालने की हिम्मत है सरकार की? जांच कर सकती है, जांच ही कर दे, है हिम्मत तो देखिए जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना ही बोलता है, उतना ही बकबकाता भी है। और रही बात शंकराचार्य भगवान ने जो पोल खोली है गो हत्या को रोकने की मुहिम में, चाहे बात करिए, चाहे वो जिस तरह से लगातार प्रखर मुखर होकर सनातन के विध्वंस होते मानकों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन सब से आहत होकर के इन काल नेमियों ने एक षड्यंत्र के रूप में शंकराचार्य भगवान को घेरने का प्रयास किया, लेकिन षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि शनि न्यायपालिका को नियंत्रित करता है, राहु केतु नहीं करते हैं, और शनि की न्यायपालिका पे न्याय की दृष्टि होती है। आज उसका वृत्तांत उदाहरण प्रस्तुत है। भगवान शंकराचार्य को जिस प्रकार से बेल आउट किया गया है, और कुछ कंडीशन डेफिनेटली है कि जांच में सहयोग करना है, विदेश जाने के समय अनुमति लेनी है या सूचित करना है, तो ये सब चीजें ठीक है, ये तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि पूजा पाल जी को अगर वास्तव में अतीक अहमद की चर्चा करनी है तो पूजा पाल जी को अपने पति का भी बताना चाहिए कि क्या उनके पति के कभी अतीक अहमद से कोई संबंध रहे हैं। बात तो ये भी, चर्चा तो इस पे भी होनी चाहिए ना। और पूजा पाल जी ने अगर अतीक अहमद, मैं कह रहा हूं कि पूजा पाल जी के पति की हत्या अगर अतीक अहमद के गुर्गों ने की, तो पूजा पाल जी ने अपना जो ये पूरा प्रारूप दिखाया, चाहे वो युद्ध लड़ी, चाहे समाजवादी पार्टी से, आपने अब दूसरी शादी क्यों छुपाई थी? घटनाओं के तार किससे कौन से जुड़े हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन मुद्दा है कि पूजा पाल जी को थोड़ा संयमित होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं ना, आपने धुरंधर योगी जी को बता दिया, तो धुरंधर में जिस तरीके से बाकायदा आप तो भाजपा को, आप इतना बैसाखी पे ला रही हैं कि आप भाजपा को फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा को फिल्मों के सहारे के माध्यम से अब अपनी राजनीति करनी पड़ रही है, ये हालत हो गई है भाजपा की। बैसाखी पे आ गई भाजपा। क्यों? विकास कार्य कहाँ गए? एमओयू कहाँ गए? 50 लाख की कंपनी को आपने 2500 करोड़ का एमओयू कर दिया। आपको 25,000 करोड़ का एमओयू, 25,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है एमओयू का मतलब अब यही सरकार क्या कह रही है, ये तो एक इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आज तक सरकार ये बता रही थी कि उद्योग आ गए 43,000 करोड़ के, वो कहाँ गए? अब इंटरेस्ट ऑफ 43 लाख करोड़ के सर, 43 लाख। वही आप ये बताइए ना, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब कहाँ गया? यानी सरकार झूठ बोल रही थी, सरकार अपनी बात में फंस गई कि आज तक जो इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था वो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि यहाँ पे पोल खुल गई है। तो उत्तर प्रदेश को खूब आपने लूटा, खूब धोखा दिया, खूब आपने जुमला फेंका, और योगी जी भी इस राजनीति से न बच पाए। उनको जो लिख करके दे दिया जाता है वही देखिए, यही होता है एक दूरदर्शी, एक विजनरी लीडर में डिफरेंस, जो योगी जी में नहीं है और अखिलेश जी में है। अखिलेश जी अपनी स्पीच किसी से लिखवाते नहीं है, और कोई अगर उनको कुछ देता है तो पहले वो उसको पढ़कर समझ जाते हैं कि इसमें कहां पे डिफेक्ट है और कहां पे एरर है। क्योंकि मुद्दा यह है कि आप केवल चाटुकारों के बीच में बैठ करके आप ये सोचिए कि प्रदेश का विकास हो जाएगा, तो कागजी विकास तो आप कर लेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष किम प्रमाणम यही होगी जो फजीयत हुई है। लोग हंस रहे हैं और अधिकारी मजे ले रहे हैं, क्योंकि अधिकारी चाहते थे कि योगी जी की छवि दूषित हो गई। किसने ये स्पीच बना के दी थी? अधिकारी तो आपका रास्ता आसान कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अधिकारी चाहते हैं कि अब सपा की सरकार है, इसलिए वो बार-बार योगी सरकार को फंसा रहे हैं। नहीं, बात इसमें एक बात स्पष्ट करूं, हमें अधिकारियों की बैसाखी की जरूरत नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। वो जब मुख्यमंत्री थे वो स्वयं प्रारूप तय करते थे, योजनाओं का प्रारूप तय करते थे, अधिकारियों के साथ बैठ करके डेफिनेटली डिस्कशंस होता था, प्रारूप फाइनल जो तय होता था उस पर फिर एक फिल्ट्रेशन होता था, लेकिन सब अखिलेश जी स्वयं करते थे। अधिकारियों की बैसाखी पे नहीं टिके थे वो। ये सरकार अधिकारियों की बैसाखी पे टिकी है।
अखिलेश जी डिसीजन लेके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिकारियों को फॉरवर्ड करते थे। यहाँ पे डिसीजन भी ले लिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है, और उसके बाद समीक्षा के लिए योगी जी को बुला लिया जाता है केवल। तो डिफरेंस डिफरेंस है सर, पैटर्न में डिफरेंस है। चलिए सर, बहुत मजबूती से आपने पक्ष रखा, और फिर किसी मुद्दे पे आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर 10। प्रयागराज हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर। शंकराचार्य जी को बटकों के साथ यौन शोषण मामले में जमानत मिल गई। अभी तक तो इंटरिम बेल मिली थी, अब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। और ये जमानत जब तक पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल करती है तब तक उन्होंने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने एक बेंच ने दोपहर 3:45 पर यह फैसला सुनाया है, और इसमें कुछ शर्तें भी लगी है। शर्त ये लगी कि इस केस से संबंधित शंकराचार्य जी कोई बयान नहीं देंगे मीडिया में, और न ही जो उनको पर आरोप लगाने वाला आशुतोष महाराज है उसके ऊपर भी ये बोला गया कि आप इस विषय पे मीडिया पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही अगर शंकराचार्य को विदेश जाना है इस दौरान तो उसके लिए उनको हाईकोर्ट से अनुमति लेनी है। अब इस पूरे मामले को का तकनीकी पक्ष समझने के लिए, क्योंकि कई लोग इसको शंकराचार्य की बड़ी जीत मान रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एडवोकेट साहब को जोड़ा जाए। अभी फिलहाल मुंबई में बैठे हुए हैं एडवोकेट विवेक पांडे जी। जी, पहली बात तो ये बताइए कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट को कुछ लोग शंकराचार्य की बड़ी जीत मान रहे हैं, जबकि ये तो एक सिंपल बेल एप्लीकेशन अप्रूव हुई है। जी, देखिए इस पूरे जजमेंट को, जो शंकराचार्य भगवान से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें वो सारी बातें आ गई क्योंकि जितेंद्र कुमार सिन्हा साहब की पीठ थी, और इसमें वो बात महत्वपूर्ण तरीके से आई जिसको हमने कहा था पहले दिन से, जो हम लोग कह रहे थे कि ये एक अप्राकृतिक व्यवहार लग रहा है कि जो पीड़ित है वो अपनी आप बीती माता पिता को, अपने परिवारजनों को ना बता के एक ऐसे अप्राकृतिक स्वार्थ प्रारूप के व्यक्ति से स्पष्ट कर रहा है जिसका कि उनसे कभी कोई लेना देना ही नहीं था, पहली बात। और एक अजनबी से पॉक्सो जैसी घटना का जिक्र करना उतना ही एक अतिशयोक्ति वाला विषय लगता है कि जितना एक बच्चा अपने माता पिता से ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ना कि किसी अजनबी से। और आमतौर पे देखा गया है कि बच्चों को जब भी किसी भी तरह की बातों को संदर्भित करना होता है तो वो अपने माता पिता को अगर शब्दों से नहीं बता पा रहे तो हाव भाव से बताने का प्रयास करते हैं। तो हाईकोर्ट ने पहले तो इसको अमानवीय प्रवृत्ति से अप्राकृतिक व्यवहार जोड़ के देखा। दूसरा, शिकायत में देरी, जिस बात को हम लोग लगातार बात बता रहे, आप नहीं बता रहे हैं, बात बता रहे हैं कि आपका कहना है कि हाई कोर्ट को ये मामला थोड़ा मानवीय आचरण के अनुरूप नहीं लगा। हाँ, मानवीय आचरण के अनुरूप थोड़ा पेचीदा लगा, क्योंकि उन बच्चों ने अपने उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ या जो भी हुआ उसके बारे में न अपने गुरुकुल के लोगों को बताया न अपने माता पिता को बताया। बिल्कुल, उनका कहना ही, तो ये थोड़ा उनको शक लग रहा है कि आशुतोष महाराज जी को क्यों बताया। हाँ, अमानवीय है, अमानवीय है। चूंकि अगर आप किसी जानवर को भी पालते हैं और अगर उसे कोई समस्या होती है तो वो आपसे कहता है, ना कि पड़ोसी से जाके। तो ये तो मनुष्य की बात है, जहां पे कि मनुष्य को क्योंकि समझदार जीव माना गया है, और उन बच्चों की परिपक्वता पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार के वो बयानबाजी करवाया जा रहा था उनसे, उससे एक नपी तुली भाषा को भी हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं एक असहज स्थिति का माना है कि ये संशय प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से जो घटना चक्र है वो अमानवीय है, मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं लगता है, कि जो एक सामान्य व्यवहार का सिद्धांत है उसके विपरीत है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम लोग बार बार कह रहे थे, शिकायत में देरी। अदालत ने एफआईआर कराने में हुई देरी पे सवाल उठाए और ये बात पूछी कि पीड़ितों ने कथित तौर पे जब 18 जनवरी 26 को जानकारी दी थी तो पुलिस को सूचना देने में 6 दिन की देरी क्यों लगी। आपको पता है डिफेंस ने इसका बहुत ही इतना हल्का तर्क प्रस्तुत किया। डिफेंस ने कहा पूजा पाठ में व्यस्त है, पूजा पाठ में व्यस्त है। आप किसी बच्चे के साथ कोई गलत करते होता है और आपको 6 दिन लग जाते हैं पूजा पाठ से निवृत्त होने में। हाईकोर्ट ने इस पे फटकार लगाई, टिप्पणी की हाईकोर्ट ने। बड़ा रोचक तथ्य आप सामने ला रहे हैं। बिल्कुल, पूजा पाठ 6 दिन पूजा पाठ चल रही थी। आशुतोष
अपराधी 6 दिन पूजा पाठ कर रहा था, उससे मैं गारंटी देता हूं आप उससे 4 वैदिक मंत्र पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएगा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि 6 दिन तक जो एक्सक्यूज प्रोड्यूस किया गया कि 6 दिन तक पूजा पाठ में व्यस्त थे, इस वजह से 6 दिन पुलिस को सूचना देने में देर लग गई, जबकि बयानबाजी करने में देरी नहीं की, बयानबाजी करने में देरी नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में देरी नहीं की, मामले को उजागर करने में देरी नहीं की, लेकिन 6 दिन लग गए पुलिस को सूचना देने में घटना के बाद, जो कि हाईकोर्ट की नजर में पूरी तरह से संदेहास्पद था। दूसरी बात, नियमों का उल्लंघन, जो बात आप मैं लगातार मंचों पे कह रहे थे, कोर्ट ने इस बात को बहुत फटकार लगाते हुए कहा है, कड़ी निंदा की है कि एफआईआर के बाद पीड़ितों के लगातार प्रेजेंटेशन चालू थे, उनको इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से उनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे। अदालत ने पॉक्सो और जुवेनाइल एक्ट की स्थापित प्रक्रियाओं का इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए अत्यंत निंदनीय बताया। दूसरी बात, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का इन्वॉल्वेशन ना होना प्रक्रिया के कहीं ना कहीं प्रक्रिया के विपरीत और मानक जो तय किए गए हैं उनके अनुरूप नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ। क्या जी। कोई आदमी जो कि नाबालिग है उसके साथ यौन शोषण जैसी घटना होती है तो उसका इंटरव्यू करने का अधिकार मीडिया को नहीं है? देखिए, पॉक्सो में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि पीड़ितों की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा, ठीक ये है। पॉक्सो का स्पष्ट प्रावधान है। जुवेनाइल नहीं तो बोर्ड पॉक्स जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से उन बच्चों की लगातार पहचान को उजागर किया गया, उनके घर तक का एड्रेस सार्वजनिक कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं मानकों के विपरीत है। इसमें कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ का जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया। लगातार इसमें केवल और केवल एक छवि को बिगाड़ने के उद्देश्य से प्रेरित होकर के बयानबाजी करवाई जा रही थी। दूसरी बात है, कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने दिए गए बयानों में विभेद था पीड़ितों के। अच्छा। जो एफिडेविट फाइल किया गया, एफिडेविट में कहानी कुछ और। अब आप एक नई बात बता रहे हैं जी एफआईआर के समय कुछ और बयान और कोर्ट में बिल्कुल कुछ और बयान। बिल्कुल, जो एफिडेविट इनफैक्ट फाइल किया गया, एफिडेविट की लैंग्वेज भी अलग थी। एक ही घटना में 2 कहानियां, तो कोर्ट ने इसको भी संदिग्ध मांगा। और सबसे बड़ी बात है, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पॉक्सो के प्रावधान के तहत पहचान उजागर करने को लेकर, फर्जी शिकायत करने को लेकर के पहले ही एक बात दायर कर रखा है, जिसका कि अभी निर्णय होना बाकी है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि एफिडेविट पे इन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर के कोर्ट को भटकाने का काम किया है, तो डेफिनेटली कोर्ट जब इसका संज्ञान लेगी और जो शंकराचार्य भगवान की तरफ से वाद दायर किया गया है पॉक्सो के एक्ट में, उस पर डेफिनेटली जब कॉग्निजेंस होगा तो आशुतोष जो वादी है उसके ऊपर डेफिनेटली एफआईआर फाइल की जाएगी। कोर्ट का आदेश होगा, पुलिस कस्टडी में उनको जाना ही है। आज नहीं तो कल वो जितना भी बचने का प्रयास कर ले, इस पूरे मामले में षड्यंत्र की रणनीति, षड्यंत्र की नीति और षड्यंत्र की परिणति, कौन शामिल था, कैसे शामिल था, कब ये बनाया गया, प्रारूप तय किया गया, ये सारी बातें उजागर होंगी। आप सोचिए, एक अपराधी जो कि खुद हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर 23-24 आपराधिक मामले हैं, गैंगरेप से लेकर के, रेप से लेकर के 67, 68, 71, 323, 504, 506 जैसे मामले हैं, जिसमें कि गो हत्या का भी मामला उसके ऊपर दर्ज है। ऐसे व्यक्ति को सर्किट हाउस में किसने पहली बात तो अलॉटमेंट करवा के दिया, इस बात को भी स्पष्ट करना होगा। अरे भाई, सरकार के लोग शंकराचार्य भगवान के पीछे लगे थे। अब भैया आजकल तो भाई जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा नेता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जायज बात है। अब बनारस में एक माफिया है, आजकल पैरोल पे बाहर है, उनके ऊपर ये लगा था आरोप कि वो दाऊद इब्राहिम के शूटर हुआ करते थे। वो साहब तो चुनाव लड़के एमएलसी बन चुके हैं, तो इसको क्या कहा जाए? सर, जितने बड़े अपराधी थे, मैं देख रहा हूं कि जितने बड़े अपराधी थे भाजपा के सत्ता में आने के बाद अधिकतर कि जब तक सजा न मिले आप किसी को अपराधी बोल नहीं सकते। मुकदमा लगने से थोड़ी कोई अपराधी होता है। मैं आपको एक प्रकरण और संज्ञान में लाता हूं। आपने चूंकि बात ऐसी छेड़ दी है कि उसको आना जरूरी है। नहीं, मैं संत ब्रजेश सिंह को बहुत याद रखता हूं क्योंकि मैं बनारस वाला हूं ना। मुझे अभी तक पता नहीं। ब्रजेश सिंह वगैरह ठीक है, संत ठीक है, चूंकि ब्रजेश सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, चूंकि देखिए जो कुटुंब एक परिणति है कुटुंब की, उसमें आप अगर देखिए कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के जो जिनको अपराधी या माफिया कहा जाता था, उन माफियाओं को संरक्षित करने और संरक्षण के प्रारूप में लाने का पूरा जो एक प्रारूप है वो भाजपा ने जिस तरह से तैयार करते हुए सुरक्षा तक देने का कार्य किया, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा विकल्प है पूरे देश के सामने, जुडिशियल सिस्टम के सामने, कि किस तरह उत्तर प्रदेश में जो 20, 30,
35 एफआईआर जिनके ऊपर दर्ज है, वो बाइज्जत बरी भी होते हैं, समाज में घूमते भी हैं, वो अपने रसूख का प्रयोग भी करते हैं। कोडीन के प्रकरण में आपने देखा, अंसल के प्रकरण में देखा, अपने जमीन कब्जा, सरकारी रोड कब्जा करने के मामले में, और उनको बाकायदा सुरक्षा भी दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अपवाद है। उत्तर प्रदेश वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक रूप से मानसिक विकलांगता की श्रेणी में आता है, जहां पे कि अपाहिजों को बैसाखी देने की बजाय बैसाखी उन अपराधियों को दी जाती है जो कानून व्यवस्था का खुला माहौल उड़ाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, अपराधी की बात आई। आज संघ प्रमुख संगावत के साथ एक मंच साझा किया अभिषेक वर्मा ने। मुझे लगता है आपके ही समय की ये बात है। अभिषेक वर्मा का नाम अगर आपने सुना हो। अभिषेक वर्मा हथियारों का दलाल है भाई। जी 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 जी, 2006 का जो, राइट राइट राइट। आज सोचिए 2012 में भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पत्नी के साथ गिरफ्तारी होती है, तिहाड़ गए थे। अक्टूबर 16 में जमानत पे बाहर आते हैं, अप्रैल 17 में उन्हें आरोपों से बरी किया जाता है। मनमोहन सरकार के समय जो जेल जाता है, मोदी सरकार में बेल ही नहीं मिलती, उसको एकदम निष्पक्ष वॉशिंग मशीन से क्लीन अप कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज वही भाजपा जो इनके विरुद्ध, वही संघ जो विरुद्ध बयानबाजी कर रहा था, आज देखिए मंच साझा किया जा रहा है। तो इस सरकार में अपराधी किसे कहते हैं, ये पहले तो इस बात पे अब और एक विस्तृत चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अपराधी किसे कहा जाए आज के समय में, और कौन आपराधिक मनोवृत्ति से प्रेरित है, कौन वास्तव में अपराधी है, ये सब चीजें तो अब मुझे लगता है चर्चा का विषय हो गई हैं। पहले ये तो तय कर लें कि आलोक पाठक अपराधी हैं, विवेक पांडे अपराधी हैं, कि विजय सिंह अपराधी हैं, या धनंजय सिंह अपराधी, कौन अपराधी माना जाएगा? अपराधी किसे कहते हैं? आप देखिए, आदरणीय अखिलेश जी को हम एक बात डंके की चोट पे कहते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ जी की बात करिए, चाहे अमित शाह जी की बात करिए, चाहे मोदी की बात करिए, चाहे जितने बड़े नेता भाजपा के हैं, इनके राजनीति में मुख्य धारा में आने के बाद अपराधियों को संरक्षण मिला। भाजपा में भी जम के अपराधी डाले गए। अयोध्या में देखिए, अभी एक हिस्ट्री शीटर को शायद पदाधिकारी बना दिया वहां का। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान जब से संभाली है, मॉडर्न पॉलिटिक्स में, आधुनिक एरा में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने खत्म करने की दिशा में सबसे ज्यादा काम किया। पार्टी से उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट काट करके बाहर दिखाने का रास्ता, बाहर भेजने का रास्ता प्रशस्त किया। और इसी साफ और शुद्ध छवि के कारण आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातों से, परछाई से भी, योगी आदित्यनाथ जी की बात करिए, चाहे भाजपा के लोग की बात करिए, कैडर की बात करिए, वो लोग डरते हैं, क्योंकि बिना अपराधियों के ये चल नहीं सकते। और अखिलेश जी ने इस परिणति को सार्थक कर दिखाया, उन्होंने अपराधियों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। मैं आपको इसमें रोकूंगा क्योंकि बड़े गंभीर आरोप आपकी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने लगाया है। नहीं, पूजा पाल जी देखिए जिस अवसरवादिता में खेल रही हैं, और पूजा पाल जी का जो स्पष्ट है मामला, चूंकि कुछ सूत्रों के माध्यम से बात यह आ रही है कि पूजा पाल जी की भी उनके पति की हत्या में कुछ ना कुछ रोल आउट का मामला आ रहा है, चूंकि वो अखिलेश जी थोड़ा, जब आप वो आरोप लगा रहे हैं तो आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे सर। देखिए, अखिलेश जी थोड़ा भावनात्मक व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं। चूंकि पूजा पाल जी जब रोते हुए उनके सामने पहुंची और उन्होंने जब अपनी बात को रखा, तो अखिलेश जी थोड़ा सा, चूंकि मानवीय संवेदना के आधार पर उन्होंने उनको मौका दिया। और पूजा पाल जी की अगर हैसियत है तो मैं कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के विधायकी से इस्तीफा देकर के कर ले बयानबाजी। देखिए भाजपा कितना उनको मौका देती है। वो तभी तक है जब तक उनको समाजवादी पार्टी का उनके ऊपर टैग लगा। भाजपा तो उनको सीने पर कंधे बैठा घूम रही है भाई, क्योंकि वो बयान दे रही है, वो भाजपा का इतिहास रहा है इस्तेमाल करके फेंकने का। अतीक अहमद जो है वो अखिलेश यादव का फाइनेंसर है, वो इस तरह के बयान दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा टिसल के लोग उसको चला रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें स्पष्ट मैं कर दूं फिर आपके सामने, चूंकि ये बात बार बार आ रही है। और पूजा पाल जी ने ये बयान देकर के चूंकि भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करने के लिए एक लकीर खोल दी है, लकीर खींच दी है, जिसमें कि अगर हम जवाब ना दें तो डेफिनेटली पूजा पाल जी के बयानों से हम आरोपित माने जाएंगे। लेकिन जब हम बयान देंगे तो सरकार को कचोटेगा, और सरकार को इतना कचोटेगा कि सरकार की, मुझे लगता है सरकार फेस नहीं कर पाएगी। क्योंकि पूजा पाल जी ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर था। कहने में कोई गुरेज नहीं, कहने में कोई कुछ कह दे। आपको याद होगा अतीक अहमद की बहन ने 5 करोड़ के आरोप लगाए नंद गोपाल नंदी के ऊपर। 5 करोड़ रुपए नंद गोपाल, ये कौन से नंद गोपाल नंदी थी? मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरे किस नंद गोपाल नंदी की बात कर रहे हैं आप, भी तो बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर प्रयागराज, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। अच्छा। आपको याद होगा कि अतीक अहमद की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रयागराज में। उन्होंने खुले आरोप लगाए थे कि 5 करोड़ रुपए नंद गोपाल नंदी ने लिए थे। देखिए, ये तो आरोप लगाया, लेकिन 5 करोड़ रुपए कैसे दिए गए थे, कैश दिए गए थे, चेक दिए गए?
नहीं नहीं, मेरी इसका बात आ कोई जाए, सबूत नहीं चेक है कहाँ ना। चलता है सर? अरे सर, कहाँ माफिया से कोई पैसा चेक से लेता है क्या? ये तो राजनीतिक लोग हैं, और ये लोग तो जानते हैं आप किस तरह से काम करते हैं। और चूंकि उसके बाद तो अब आप मामले की बात, तो आप ये मानते हैं कि अतीक अहमद माफिया है? था, आपने बोला ना बिल्कुल कि मानते हैं, माफिया क्यों नहीं से तो मानेंगे? जिसके जिसके मा, ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो हम्म, जिसकी बाकायदा प्रमाण है, उसको माफिया हम्म। क्यों नहीं कहा जाएगा? और एक बात समझिए, अतीक अच्छा, तो अहमद का नाम एक मिनट पार्टी सुनिए, आदमी, अतीक अहमद एक मारा गया। ठीक, वो जो नहीं हत्या परिस्थितियां हुई, थी वो, मारा नहीं अच्छा गया, मान हत्या हुई, ली, हत्या हुई, हाँ। हत्या शब्द का इस्तेमाल यूट्यूब करने से थोड़ा मना करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी बेरहमी ठीक से है, जान ली। हाँ, न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है। अब उस पे सवाल क्यों खड़ा कर रही है भाई? भाई एक अपराधी था, अपराधी को मार दिया, जो जो ठीक, अपराधी थे तीनों पकड़ लिए गए। इसमें साजिश का एंगल समाजवादी पार्टी क्या ढूंढ रही है, लोग कह रहे हैं। वो तीनों कौन थे? क्यों मारा? क्यों ये कृत्य किया गया? किसने करवाया? इस पर आज तक ये सरकार चर्चा नहीं करती। बात अरे समझिएगा। भाई, भाई इसका सच लवलेश भी तिवारी, इसका सच भी इसका सच जिन भी तीन सामने आना लोग, बहुत जरूरी। मेरी बात बताइए, जिन तीन लोगों ने गोलियां चलाई सब के सब गिरफ्तार हो गए, अब कौन सा बचा खेल? नहीं 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 सर, देखिए, वो अनभिज्ञ लोग होंगे, या वो बहुत ही भावनाओं में बहने वाले होंगे, जो भाजपा के षड्यंत्र की राजनीति नहीं समझते। जिस प्रकार से उस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया, और उसके बाद वो सरेंडर करके खड़े होकर नारे लगाने लगे, ये सब देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा विषय ये है कि क्या उन तीनों का ट्रायल हुआ? उन तीनों का ट्रायल अगर हो रहा है तो उन तीनों ने किसके कहने पे ये किया? क्योंकि तीनों एक गांव के भी नहीं थे, तीनों एक शहर के भी नहीं थे प्रॉपर, मतलब एक जिले के भी नहीं थे। किसी का इतिहास कुछ था, किसी का इतिहास कुछ था। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे प्रारूप को, षड्यंत्र को रचा गया, मैं तो कह रहा हूं ना कि उन तीनों का भी ट्रायल सार्वजनिक होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है भाई? जहां सरकार के लोग फंसेंगे वहां पे मौन साध लेंगे धीरे से। आपको याद होगा, कोर्ट में एक जीवा की हत्या हुई थी। जिस प्रकार से जीवा को न्यूट्रलाइज किया गया था कोर्ट के अंदर, वो लड़का कौन था? उसका जीवा से क्या लेना देना? अचानक वो सो करके एक दिन उठा, उसको जीवा की स्वप्न में उसको फोटो दिखाई दी, और उसने कहा कि चलता हूं, मेरा नाम फेमस हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा इससे, और उसने वो कृत्य कर दिया। ये सब कहानियां उनको, उनके लिए ठीक है, जो भाजपा के अंधभक्त होंगे। जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो ये सब, इन सब कहानियों को बखूबी जानते हैं कि कैसे जीवा प्रयोजन वाले, होता है। दूसरी बात, जीवा की जिस तरह से जान ली गई, उसके लिए तुम उत्तर प्रदेश पुलिस को दोषी ठहराता हूं कि कोर्ट के अंदर दोनों मामले में, चाहे अतीक और अशरफ है, वो भी पुलिस की सुरक्षा में थे, और सबके सामने उनको गोलियों से नहीं, भुना मेरी गया। एक और बात आने जीव दीजिए, मेरी एक बात आने कोर्ट के दीजिए, अंदर चूंकि कैसे पूजा कोई पाल ने, अपराधी नहीं, पूजा पाल ने देखिए एक आरोप जो लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, इसमें स्पष्ट स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण आना जरूरी है पार्टी के पक्ष से। क्योंकि जो आरोप लगे हैं, आपको याद होगा, योगी जी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह, हम्म, उनकी कंपनी, उसका एमएसबी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, हम्म, अतीक का मोटा पैसा शाइन सिटी उत्तर प्रदेश की जो एक रियल एस्टेट फर्म थी, उसमें इन्वेस्ट हुआ था, राशिद नशीम की कंपनी। और राशिद नशीम की कंपनी ने, भव्या हम्म। ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने, मृत्युंजय सिंह की कंपनी एमएसबी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड को ऋण दिया, करोड़ों का, करोड़ों का अब ऋण। और अमिताभ ठाकुर जी ने, जो पूर्व आईपीएस थे, उन्होंने दस्तावेजों, ईडी की चार्जशीट में आए विवरणों को आधार बना करके लोकायुक्त में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच चल रही है। उसमें उनके ऊपर आरोप लगा कि पद का दुरुपयोग भी उसमें हुआ, उन्होंने किया। और जो उसमें रजिस्टर्ड एड्रेस है वो उनके सरकारी आवास का है, जो ईमेल है कम्युनिकेशन के लिए वो उनका आधिकारिक ईमेल है। तो अतीक अहमद किसका फाइनेंसर था? ये तो पूजा पाल जी ने एक बड़ी चर्चा का विषय दे ही दिया, मंच खोल ही दिया है, उसके दरवाजे खोल ही दिए। अब चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो सरकार के करीबी हो, चाहे विपक्ष के लोग हो। अगर कोई दोषी है तो बिल्कुल उसका भी नाम सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन ये बात भी तो सत्य है कि जहां अतीक का पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, वहां से सरकार के लोगों को ऋण के नाम पे पैसा लिया जा रहा था। तो क्या ये कमीशन था? क्योंकि ये सुनने मिल रहा है कि फिर राशिद नशीम की एक कंपनी शाइन सिटी की कंसर्न ग्रुप थी, जिसको मोटा काम दिया गया सूचना विभाग से। तो क्या ये उसके बदले में परसेंटेज तय था, जो उसको ऋण बना करके दिखा करके दिया गया? और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के इतने बड़े अधिकारी को केवल राशिद नजीब, जहां अतीक अहमद का पैसा लग रहा था, वही कंपनी मिली थी ऋण लेने के लिए। ये तो धन्यवाद दूंगा पूजा पाल जी को कि आपने मंच खोल दिया। इस पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो दौर गया जब आप बैठ करके केवल समाजवादी पार्टी को आरोपित करके, आलोचित करके निकल लेंगे। आप, मुझे नहीं पता कि पहले कौन क्या डिफेंस आप करता तो था, एक लेकिन अब नई बात जो कह रहे हैं। तथ्य आप हैं, कहना तथ्य सामने आए हैं, आप कहना और क्या तथ्यों के चाह रहे आधार हैं पर। कि
आप किसको कहना चाह रहे, किसको अतीक अहमद फाइनेंस किया करता था? अतीक अहमद का पैसा अगर शाइन सिटी में लग रहा था तो, और वो शाइन सिटी अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेवल पे कर रही थी, तो वो पैसा अतीक अहमद का ही रोटेट हो रहा था। रोटेशनल पैसा तो अतीक तो अहमद का ही था। किसने, अतीक अहमद ने किसको फाइनेंस किया के जरिए? शाइन मतलब सिटी अतीक को, अहमद राशिद नसीम की कंपनी को मोटा इन्वेस्टमेंट दिया था। और साइन सिटी ने किसको फाइनेंस किया? शाइन सिटी ने फाइनेंस किया एमएसबी क्रिएशन, भव्या ब्रॉडकास्ट जो कि उसकी एक कंपनी थी, उसके माध्यम से मृत्युंजय कुमार सिंह की, जो कि प्रमोटर के रूप में उनका नाम दर्ज है, सीआईएन नंबर है उनका U7499 UP21 8PTC 105364। ये उनका बाकायदा एमएसबी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड का सीआईएन नंबर है, आरओसी कानपुर में जो रजिस्टर्ड है बाकायदा। और भाव्या ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने, ये ईडी की जांच में है, ये ईडी की जांच में है कि भाव्या ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड उन कंपनियों में से एक है जिसे शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम के करीबी सहयोगी हिमांशु कुमार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। और इसी कंपनी से बाकायदा मोटा पैसा इनकी कंपनी एमएसबी क्रिएशन को ऋण के रूप में दिया गया था। और शायद यही कारण था कि बीच में इनसे इस्तीफा भी लिया गया था। अब वो अलग बात है कि इनका कार्यालय हटाया गया, नहीं हटाया गया, नेम प्लेट हटी नहीं हटी, वो इस्तीफा दिखाने के लिए था। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि अतीक अहमद अपराधी था, चलिए मान लेते हैं, यही सरकार थी ना उसके मरने के बाद मौन भी धारण करके उसमें सदन में खड़ी थी, सभी खड़े थे उसके सम्मान में। तो देखिए, सरकार की परिणति कोई तय नहीं है, कोई लक्षित नहीं है। और रही बात जहां ईडी, मैं हमेशा कहता हूं कि कागजों को अमृत तो प्राप्त है। अगर ईडी ने कोई जांच खोल दी है, लोकायुक्त ने कोई जांच खोल दी, कागजों पे कोई चीज आ गई है, तो वो नहीं खत्म हो सकती। उस पर सवाल उठेंगे, उस पर सवाल भी उठेंगे, उस पर जवाबदेही भी बनेगी। और अगर सरकार इनका जवाब नहीं दे रही है तो सीधे सीधे सरकार हिस्सेदार। तब कैसा अतीक अहमद है? अतीक अहमद की मौत को बुला लीजिए मसाले की तरह से, लेकिन हिस्सेदारी तो आप ही लोग की है। नंदगोपाल नंदी की जांच क्यों नहीं हुई? नंदगोपाल नंदी की जांच क्यों नहीं हुई बताइए? अगर मैं कहता हूं कि किसी ने, अरे हर्षद मेहता ने आरोप लगा दिया था कि मैंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को करोड़ों रुपए दिए थे, तो आरोप लगा देने से थोड़ी होता है कोई आरोप लगा देगा। तो आरोप को आप कैसे साबित करेंगे कि वो गलत है? जांच करने के बाद करेंगे कि बिना जांच किए करेंगे? और ये भी आरोप तब लगा जब अतीक अहमद की मतलब सजा हुई थी या उनकी जान चली गई, तो उसके बाद आरोप लगा। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात सामने आनी जरूरी है। अतीक अहमद को जो भी फैसिलिटीज जेल में मिल रही थी, वो किसके माध्यम से मिल रही थी? क्यों मिल रही थी भाई? सरकार किसकी थी? क्या ये भुगतान था उसका? सुविधा शुल्क था? ये कौन तय करेगा? आप सरकार में रह करके, आप नहीं सरकार में रह करके अगर जेल में कोई सुख सुविधाएं उठा रहा है, जेल में अगर दरबार लगा रहा है, और उसके बाद आप सरकार में बैठ करके ये कहेंगे कि वो अपराधी था, तो अपराधी था, तो वो अपराधी जेल में नहीं था क्या? जेल में उसका दरबार चल रहा था, अपराधी नहीं था वो? उसके लिए आप विपक्ष को आलोचित करेंगे। व्यवस्थाएं आपकी, संस्थाएं आपकी, अधिकारी आपके, और जिम्मेदारी विपक्ष की हो गई। विपक्ष सरकार चला रहा है क्या? बात तो और आज शंकराचार्य भगवान के मुद्दे पे ही देख लीजिए, आज शंकराचार्य भगवान के मुद्दे पे देख लीजिए, संघ के एक बड़े इंद्रेश कुमार, जिनके पूर्व में आईएसआई से संबंध भी कहे जाते हैं कि रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि 10 लाख हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण उन्होंने कराया, विवाह कराया मुस्लिम समुदाय में। क्या योगी जी आज इस घटना को योगी जी धर्मांतरण या लव जिहाद की नजर से नहीं देखेंगे? अब क्या इंद्रेश कुमार की जांच करेंगे योगी जी? है हिम्मत? शंकराचार्य, इंद्रेश कुमार ने मंच पे आकर के इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई घटना नहीं थी, और शंकराचार्य भगवान की तरफ से सारी फोटो सार्वजनिक कर दी गई एयरपोर्ट पे मुलाकातों की। तो इंद्रेश कुमार तो यही झूठे साबित हो गए। अरे मुलाकात की बात अलग है, लेकिन बातचीत क्या हुआ इसका प्रमाण कैसे आएगा भाई साहब? मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य भगवान ने एक आरोप लगा दिया। अभी आपने कहा ना आरोप लगा था, अभी आपने कहा ना आरोप कोई भी लगा देता है। सुनिए, अभी आपने कहा आरोप कोई भी लगा देता है। आज शंकराचार्य भगवान ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। एक आरोप आशुतोष ने लगाया था, उस पर तो बड़ा चर्चा किया भाजपा वालों ने। आज शंकराचार्य भगवान ने एक आरोप लगा दिया, कर लीजिए चर्चा, कर लीजिए जांच। है हिम्मत? मात्र संस्था है आरएसएस, हिम्मत है योगी जी की? जो दीवा स्वप्न है सब ध्वस्त हो जाएंगे। आरएसएस अगर हाथ खींच लेगा तो इंद्रेश कुमार पे हाथ डालने की हिम्मत है उत्तर प्रदेश प्रशासन की? बताइए। अरे मैं कह रहा हूं जांच ही करा लीजिए, मत डालिए हाथ। अगर शंकराचार्य भगवान यहां गलत साबित हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन क्या जांच करने की हिम्मत है? सवाल यह है कि जांच करने की हिम्मत है? अगर यही आरोप शंकराचार्य जी ने किसी मौलवी पे लगा दिए होते तो बताइए इस समय क्या सरकार सक्रिय होती कि नहीं होती? बताइए। आप तो ज्यादा
आरोप तो बड़े गंभीर है, मीडिया में उस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं की। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर क्या होती है? आरोपी तो होता है, उस आरोप की सत्यता की पुष्टि तो जांच के बाद आती है ना, सामने चार्जशीट के बाद आती है। लेकिन वो आरोप फर्जी कोई किसी पे लगा दे रहा है, ये तो प्रथा बन गई है। सरकार ने तमाम फर्जी एफआईआर की, ये प्रथा तो सरकार ने ही आगे प्रचलित की है। पत्रकारों पे एफआईआर, बुद्धिजीवियों पे एफआईआर, यूट्यूबर्स पे एफआईआर, जो सवाल पूछे उस पे एफआईआर। मैं तो पूछ रहा हूँ, आज इंद्रेश कुमार पे हाथ डालने की हिम्मत है सरकार की? जांच कर सकती है, जांच ही कर दे, है हिम्मत तो देखिए, जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना ही बोलता है, उतना ही बकबकाता भी है। और रही बात शंकराचार्य भगवान ने जो पोल खोली है, गो हत्या को रोकने की मुहिम में चाहे बात करिए, चाहे वो जिस तरह से लगातार प्रखर मुखर होकर सनातन के विध्वंस होते मानकों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन सबसे आहत होकर के इन कालनेमियों ने एक षड्यंत्र के रूप में शंकराचार्य भगवान को घेरने का प्रयास किया, लेकिन षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि शनि न्यायपालिका को नियंत्रित करता है, राहु केतु नहीं करते हैं, और शनि की न्यायपालिका पे न्याय की दृष्टि होती है। आज उसका वृत्तांत उदाहरण प्रस्तुत है, भगवान शंकराचार्य को जिस प्रकार से बेल आउट किया गया है, और कुछ कंडीशन डेफिनेटली है कि जांच में सहयोग करना है, विदेश जाने के समय अनुमति लेनी है या सूचित करना है, तो ये सब चीजें ठीक है, ये तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि पूजा पाल जी को अगर वास्तव में अतीक अहमद की चर्चा करनी है, तो पूजा पाल जी को अपने पति का भी बताना चाहिए कि क्या उनके पति के कभी अतीक अहमद से कोई संबंध रहे हैं। बात तो ये भी, इस पे चर्चा तो इस पे भी होनी चाहिए ना। और पूजा पाल जी ने अगर अतीक अहमद, मैं कह रहा हूं कि पूजा पाल जी के पति की हत्या अगर अतीक अहमद के गुर्गों ने की, तो पूजा पाल जी ने अपना जो ये पूरा प्रारूप दिखाया, चाहे वो युद्ध लड़ी, चाहे समाजवादी पार्टी से, आपने अब दूसरी शादी क्यों छुपाई थी? घटनाओं के तार किससे कौन से जुड़े हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन मुद्दा है कि पूजा पाल जी को थोड़ा संयमित होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं ना, आपने धुरंधर योगी जी को बता दिया, आपने धुरंधर योगी जी को बता दिया, तो धुरंधर में जिस तरीके से बाकायदा आप तो भाजपा को आप इतना बैसाखी पे ला रही हैं कि आप भाजपा को फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा को फिल्मों के सहारे के माध्यम से अब अपनी राजनीति करनी पड़ रही है, ये हालत हो गई है भाजपा की। बैसाखी पे आ गई भाजपा। क्यों? विकास कार्य कहाँ गए? एमओयू कहाँ गए? 50 लाख की कंपनी को आपने 2500 करोड़ का एमओयू कर दिया। आपको 25,000 करोड़ का एमओयू, 25,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा। चलिए, और सबसे बड़ी बात है, एमओयू का मतलब अब यही सरकार क्या कह रही है, ये तो एक इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आज तक सरकार ये बता रही थी कि उद्योग आ गए 43,000 करोड़ के, वो कहाँ गया वो इंटरेस्ट ऑफ 43 लाख करोड़ के सर, 43 लाख वही करती। आप ये बताइए ना, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब कहाँ गया? यानी सरकार झूठ बोल रही थी, सरकार अपनी बात पे फंस गई कि आज तक जो इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था वो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि यहाँ पे पोल खुल गई है। तो उत्तर प्रदेश को खूब आपने लूटा, खूब धोखा दिया, खूब आपने जुमला फेंका, और योगी जी भी इस राजनीति से न बच पाए। उनको जो लिख करके दे दिया जाता है वही देखिए, यही होता है एक दूरदर्शी, एक विजनरी लीडर में डिफरेंस, जो योगी जी में नहीं है और अखिलेश जी में है। अखिलेश जी अपनी स्पीच किसी से लिखवाते नहीं है, और कोई अगर उनको कुछ देता है तो पहले वो उसको पढ़कर समझ जाते हैं कि इसमें कहां पे डिफेक्ट है और कहां पे एरर है। क्योंकि मुद्दा यह है कि आप केवल चाटुकारों के बीच में बैठ करके आप ये सोचिए कि प्रदेश का विकास हो जाएगा, तो कागजी विकास तो आप कर लेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष किम प्रमाणम यही होगी जो फजीयत हुई है। लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, और अधिकारी मजे ले रहे हैं, क्योंकि अधिकारी चाहते थे कि योगी जी की छवि दूषित हो गई। किसने ये स्पीच बना के दी थी? अधिकारी तो आपका रास्ता आसान कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अधिकारी चाहते हैं कि अब सपा की सरकार है, इसलिए वो बार बार योगी सरकार को फंसा रहे हैं। नहीं, बात इसमें एक बात स्पष्ट करूं, हमें अधिकारियों की बैसाखी की जरूरत नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। वो जब मुख्यमंत्री थे वो स्वयं प्रारूप तय करते थे, योजनाओं का प्रारूप तय करते थे, अधिकारियों के साथ बैठ करके डेफिनेटली डिस्कशंस होता था, प्रारूप फाइनल जो तय होता था उस पर फिर एक फिल्ट्रेशन होता था, लेकिन सब अखिलेश जी स्वयं करते थे। अधिकारियों की बैसाखी पे नहीं टिके थे वो। ये सरकार अधिकारियों की बैसाखी पे टिकी है। अखिलेश जी डिसीजन लेके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिकारियों को फॉरवर्ड करते थे, यहाँ पे डिसीजन भी ले लिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है, और उसके बाद समीक्षा के लिए योगी जी को बुला लिया जाता है केवल। तो डिफरेंस है सर, पैटर्न में डिफरेंस है। चलिए सर, बहुत मजबूती से आपने पक्ष रखा, और फिर किसी मुद्दे पे आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए